अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हॉस्पिटल से लौटते वक्त जैसे युगी के पंख लगे हों, उसे अब अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। आज सुबह से युगी अपने मम्मी पापा से कई बार गले मिल चुकी है। युगी की माँ कहती है, क्या बात है, आज मम्मी पापा पर इतना लाड क्यों आ रहा है? पैसे चाहिए क्या? युगी के पापा कहते हैं, एक ही औलाद है हमारी। ये लो बेटा, मेरा क्रेडिट कार्ड, जो चाहे करो, बस खो मत देना। युगी पापा के गले लगते हुए कहती है, थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। उसकी आंखें भर आती हैं। ये देखकर युगी की माँ किचन की तरफ जाते हुए अपने आंसू छुपाते हुए कहती है, बंद कर अपना ड्रामा। सुबह सुबह खुद भी इमोशनल हो रही है और हमें भी इमोशनल कर रही है। ड्रामा तो ऐसे कर रही है जैसे कि आज ही इसकी विदाई हो। इमोशनल करके अपने डैडी का क्रेडिट कार्ड हथिया लिया, मुझे कभी नहीं दिया इन्होंने। इस बात पर बाप बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। युगी के डैडी कहते हैं, अरे डार्लिंग, तुम्हें ये दिल दे दिया, ये कार्ड क्या चीज है? युगी की माँ कहती है, इस बाईपास सर्जरी वाले दिल का मैं क्या करूंगी? मुझे तो क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो भी भरा हुआ। तीनों खिलखिलाकर जोर से हंस पड़ते हैं। डैडी के ऑफिस निकलते ही युगी रोजमर्रा के कपड़े पहनकर सीधे सिटी मॉल पहुंचती है। साही और आरिफ वहां पहले ही आ चुके हैं। युगी आरिफ दुल्हा दुल्हन के पूरे कपड़े खरीदते हैं। युगी ज्वेलरी भी खरीदती है। तीनों सीधे पहले से तय किए गए एक होटल के कमरे में पहुंचते हैं, जहां निकाह कराने वाला काजी और कुछ लोग पहले से मौजूद हैं। काजी निकाह पढ़ता है, उसके बाद युगी से कहता है, क्या तुम्हें ये निकाह बतौर मेहर की रकम 25,000 कबूल है? युगी कबूल फरमाती है। आरिफ से भी काजी यही रस्म कराता है। सारे लोग मुबारकबाद देते हैं। काजी कहता है, अब आपका नाम बेगम फातिमा है। युगी को कुछ अजीब लगता है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। धीरे धीरे सारे लोग जा चुके हैं। रात हो चुकी है। साही ने युगी का फोन ले लिया है ताकि फोन ट्रेस ना हो। घर जाते वक्त फोन एक गंदे नाले में फेंक जाती है। आरिफ कहता है, जल्दी करो युगी, हमारी ट्रेन है, यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। दोनों ट्रेन पकड़कर सीधे हैदराबाद पहुँचते हैं। इधर युगी के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। कॉलेज फ्रेंड्स, साही, सबको पूछा है। साही काजी को साथ लेकर सीधे थाने पहुँचती है और निगाहनामे पे दस्तखत दिखा देती है। पुलिस कहती है, केस तो संदिग्ध है, मगर बच्चे दोनों बालिग हैं, इसलिए कानूनन कुछ नहीं किया जा सकता। इधर जब युगी के माँ बाप को ये सब पता चलता है तो वो खुद को कोसते हैं, युगी को कोसते हैं और कोसते हैं उस पल को जब आरिफ ने उन्हें बचाया था। इधर युगी और आरिफ हैदराबाद अपने बड़े मामू जान के पास पहुंचते हैं। युगी जैसे ही उनके घर में पैर रखती है, मामू जान की तीनों बेगम नजरें उतारती हैं। दोनों ही थके हैं, अपने कमरे में पहुंचते हैं, सोना चाहते हैं। तभी मामू जान की बड़ी बेगम कहती है, सोना तो सारी उम्र है, शादी की जरूरी रस्म तो पूरी कर लो। युगी को आज अपने जिस्म पर आरिफ के हाथ कुछ जाने पहचाने से लगे। वो आरिफ को खुद से अलग करते हुए उठकर लाइट ऑन कर देती है। आरिफ के सीने पर दांतों के गहरे निशान हैं। युगी आरिफ से कहती है, ये निशान कैसे हैं? आरिफ हकलाते हुए कहता है, ये निशान तो चोट के निशान है। युगी कहती है, नहीं, ये मेरे दांतों के निशान हैं, जो मैंने उस बलात्कारी के सीने में गड़ाए थे। मिस्टर आरिफ, घाव तो भर गया, मगर निशान रह गया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? आरिफ अपने तेवर बदलते हुए कहता है, अगर ये वही निशान है तो गलत क्या है? जो शादी से पहले वो ही शादी के बाद। युगी कहती है, शक तो मुझे पहले से ही था कि तुम उस वक्त अचानक कहां से आ गए, मगर फिर भी मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि मैं गलत हूं। अब ये भी बता दो कि डैडी की वाकई मदद की थी
या वो भी कोई साजिश थी? दोनों की जोर जोर से बोलने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। तभी बाहर से बड़े मामूजान की आवाज आती है, ए काफिर की लड़की, तेरे बाप को उस दिन अपने ट्रक से अपुन ने ही ठोका था। आरिफ और छोटे भाई को वहाँ छोड़ के अपुन सीधा हैदराबाद चला आया। ए आरिफ, इस काफिर की लड़की की क्या बकवास सुन रही है? बना डाल कीमा साली हरामजादी का बिस्तर पे। चीखें बाहर तक आनी चाहिए। बड़े मामूजान की बात सुनकर आरिफ अपने असली रंग में आ जाता है। युगी के कोमल अंगों को बुरी तरह दांतों से काटते हुए उसके सारे बदन को रौंद डालता है। सुबह होते ही आरिफ युगी का हाथ पकड़कर बड़ी बेगैरती के साथ घसीटते हुए घर के आंगन में लापटकता है और कहता है, तलाक तलाक तलाक। युगी पे मानो बिजली टूट पड़ी हो। युगी कहती है, भले ही तुमने मुझे छल फरेब से हासिल किया हो, मगर मुझे तलाक देकर मेरी जिंदगी खराब मत करो। तभी मामूजान की तीनों बेगमें आती हैं। अरे आरिफ, ऐसी क्या खता कर दी इसने कि इसे सुहागरात के अगले ही दिन तलाक दे दिया? उठो फातिमा, युगी, चलो अंदर चलो। उसे नहलाती हैं, खाना खिलाती हैं, कहती हैं, देखो हमारे यहाँ अगर मर्द ने एक बार तलाक कह दिया तो लौंडिया की जिंदगी फना। युगी कहती है, मगर मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बेगमें कहती हैं, मुबारक हो, निगाह से पहले ही खाता खोल लिया। बढ़िया है, अल्लाह की देन है, भर भर के लो। युगी कहती है, मगर अब क्या होगा? देखो, एक काम हो सकता है, हम अपने शौहर के साथ तेरा हलाला करा देंगे। रही बात आरिफ की तो उसे हम समझा देंगे। युगी कहती है, मगर ये हलाला क्या होता है? तभी आंगन में बैठे बड़े मामूजान की मोबाइल की घंटी बजती है। हेलो, अरे हम बोल रहे हैं। और कैसे हो साले साहब? अरे आप, सलाम अलैकुम। और बताइए, सब खैरियत? बड़ा मामूजान कहता है। उधर से आरिफ के अब्बू कहते हैं, हमारे बगैर काफिर की लौंडिया का हलाला मत करना। उस हरामजादे काफिर की लौंडिया का हलाला पहले हम करेंगे। बहुत बेइज्जत किया था इसके माँ बाप ने हमें। इसकी लौंडिया की अगर धज्जियां ना उड़ा दी तो कहना। आरिफ कहाँ है? यही है, बाहर हैदराबादी बिरयानी खाने गया है। बड़ा मामूजान कहता है। अगले दिन दोपहर को आरिफ के अब्बू अपने बड़े साले के घर पहुंचते हैं। पहुंचते ही आरिफ के अब्बू कहते हैं, कहाँ है काफिर की लौंडिया? जांग पर हाथ मारते हुए कहते हैं, आरिफ, यहाँ बिठा उसे। बड़े पापड़ बिलवाए हैं उसने, बड़ी तेज बटेर है। आज कच्चा ना चबा जाऊं तो कहना। जल्दी पेश करो। बड़ा मामूजान कहता है, मेरा घर और मैं ही सूखा रहूं? ये नहीं होगा जीजा। छोटा मामूजान कहता है, तुम दोनों रहने दो, मैं हलाला करूंगा। तीनों झगड़ने लगते हैं। तभी आरिफ आता है। आरिफ कहता है, आदाब अब्बा हुजूर। अब्बा कहता है, शाबाश मेरे शेर, बड़ा शिकारी निकला, पकड़ी भी तो काफिर की लौंडिया। ये सभी इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं कि आवाजें अंदर तक आ रही हैं। आरिफ कहता है, देखो झगड़ो मत, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा आज की रात हलाला वो ही करेगा। तीनों मान जाते हैं। बोली 1000 से शुरू होती है और 1,25,000 पर खत्म हो जाती है। आरिफ के अब्बू ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है। सारी बातें अंदर बैठी युगी सुन रही है। जिस आरिफ ने उससे शादी की, आज वही उसका सौदा कर रहा है। वो भी अपने बाप के साथ। अपने मम्मी पापा को याद करके, उनकी बातें याद करके रोने लगती है कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं होते। तभी बाहर से आरिफ की आवाज आती है, नहीं अब्बू, रकम पूरी होनी चाहिए, इस काम में उधारी नहीं चलेगी। अब्बू हंसते हुए नोटों से भरा छोटा बैग आरिफ को मुस्कुराते हुए दे देता है। अब्बू कहता है, रकम मिल गई है, अब काफिर की बटेर को पेश करो। आरिफ कहता है, ठहरो अब्बू, बड़ी टेढ़ी चीज है, आपसे आसानी से काबू में नहीं आएगी। आरिफ आवाज लगाता है, मामी जान, ले आओ उस काफिर की बटेर को।
तीनों मामी जान उसके दोनों हाथ पीछे बांधकर धकियाते हुए आंगन में लाती हैं। अरे ये क्या मामी जान, पर्दा तो ऊपर करो। बड़ी मामी जान कहती है, मुंह दिखाए कुछ रकम लगेगी। आरिफ 10,000 की गड्डी न्यौछावर करके पर्दा उठाकर पैसे मामियों को दे देता है और धकियाते हुए उसे सामने वाले कमरे में बेड से बांध देता है। युगी कहती है, कैसे मर्द हो तुम और कैसी है तुम्हारी मर्दानगी जो मेरी ही बोली लगा रहे हो। कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ख्याल तो करो। आरिफ कहता है, हरामजादी, तेरे से लेकर तेरे बाप तक पे हमने बहुत खर्चा किया है, अब सब वसूल करूंगा। अब तेरे साथ पहले मेरा बाप, फिर बड़ा मामू, फिर छोटा मामू। अहमदाबाद वाले फूफा तो पूरे 2 लाख दे रहे हैं। उनकी बस एक ही डिमांड थी, लौंडिया काफिरों की होनी चाहिए। तू तो मेरी गिन्नी उगलने वाली टकसाल है। जोर से हंसता है। युगी थूकती है आरिफ पर, हरामजादे, प्यार के नाम पर धोखा देकर हम हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर हमारा ऐसा दर्दनाक शोषण करते हो। तभी आरिफ कहता है, अब्बू भीतर आ जाओ, सामान तैयार है। अब्बू फौरन भीतर आता है और हवस भरी शैतानी आंखों से युगी को देखता है। आरिफ कहता है, अब्बू नई लौंडिया है, शिकायत नहीं रहनी चाहिए। अब्बू कहता है, बेटे अगर चीखें पूरी हवेली में ना गूंजे तो अपने अब्बू के मुंह पर थूक देना। अब्बू अफीम की गोलियां जुबान पर रखता है। आरिफ बाहर आ जाता है। युगी कहती है, आप तो मेरे माँ बाप की उम्र के हो, कुछ तो शर्म करो। अब्बू कहता है, हम तो काफिरों की लौंडियों की ही फिराक में रहते हैं। और एक बात सुन, तेरा सबसे पहले फोटो साही ने ही दिखाया था। युगी चौंक पड़ती है, क्या साही भी? अब्बू कहता है, हाँ, हमारी आंखें सदियों से हिंदुस्तान की दौलत और उनकी औरतों पर रही हैं। जीता जागता नमूना तू ही है। युगी के हाथ बंधे हैं, पैरों को भी एक एक तरफ बांधा हुआ है। अब्बू युगी पर टूट पड़ता है। अफीम का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। सुबह के 7 बजे हैं। दर्द से युगी का शरीर सुन्न पड़ गया है। शरीर बेजान, रंगत गायब। एक बाप की उम्र का आदमी उसके बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा है। सिलसिला चल पड़ता है। जो भी रिश्तेदार आता है, काफिर की लौंडिया का नाम सुनते ही लार टपकाने लगता है। अपनी कौम के बनाए नियमों को तोड़ मरोड़ कर किसी न किसी तरह हर दिन युगी का बलात्कार करते हैं। युगी को हैदराबाद के मशहूर कोठे पर 15 लाख रुपए में बेच दिया गया है। घर से आए पूरे 14 महीने हो गए हैं। बच्चा मरा बेजान पैदा हुआ, लेकिन युगी को कोई अफसोस नहीं है। आज कोई विदेशी ग्राहक आया है। युगी अपना काम करने के बाद उस ग्राहक से इंग्लिश में बात करती है। तसल्ली करने के बाद उसी के पेन से अपने पिता का फोन नंबर लिखकर उसे देती है। प्लीज कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। युगी ने कई बार भागने की कोशिश की है, लेकिन कोठे की दीवार लांघना सरहद पार करने से भी ज्यादा मुश्किल है। विदेशी ग्राहक कुछ सोचकर पर्ची रख लेता है। बाहर आकर उसके डैडी को कॉल करता है। फोन करने के 2 घंटे के अंदर ही हैदराबाद पुलिस कोठे पर जबरदस्त कार्यवाही करते हुए युगी को बरामद कर लेती है और युगी जैसी कई और लड़कियां जो इस लव जिहाद में यहाँ आकर फंस गई थी, वो भी आजाद करा ली जाती हैं। आरिफ, उसके अब्बू, साही, पूरे खानदान को अरेस्ट कर लिया जाता है। कमिश्नर पाठक, जो कि युगी के डैडी का क्लासमेट है, उसके कहने से ही हैदराबाद का पुलिस महकमा हरकत में आया और इतनी बड़ी कार्यवाही हुई। कोर्ट से कमिश्नर पाठक पूछताछ के नाम पर 7 दिन का समय मांग लेते हैं। आज युगी का दिन है। पुलिस के रिमांड रूम में युगी को कमिश्नर पाठक शिनाख्त करने के नाम से लेकर आते हैं। सभी वैश्यों को देखते ही युगी कहती है, क्यों कमीनो? कमीना शब्द भी तुमसे अच्छा है। इस लव जिहाद के नाम से जो तुमने हम हिंदू लड़कियों को लूटा है, हमारी भावनाओं से खेला है। साही, तू तो मेरी बहन जैसी थी। क्यों किया तूने ऐसा? आरिफ, तू तो मेरा पति था, मेरा सुहाग। मैं युगी से फातिमा बन गई, मगर तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कमीने, कहते कहते
युगी ने रिमांड रूम में रखा डंडा उठा लिया और सारे खानदान पर भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी। आरिफ का अब्बू चीखा, मुझे माफ कर दो बेटी। युगी चौंक कर कहती है, हरामजादों, तुमने बेटी शब्द को गाली बना दिया है। क्या कहता था? अगर मेरी चीखों से पूरी हवेली न गूंजे तो मुझ पर थूक देना। देख, अगर आज तेरी ये चीखें यहाँ से उस आसमान तक ना जाएं, तो मैं हिंदुस्तानी शेरनी नहीं। मैं मजबूर थी, बेबस थी, इन वहशी दरिंदों के चंगुल में थी। पाठक अंकल, नंगा कराओ सबको। झिझको मत अंकल, वहाँ ये मुझे नंगा करते थे, आज मैं इन्हें नंगा करूंगी। चिंता मत करो, जान से नहीं मारूंगी। अगर ये मर गए तो नर्क कैसे भोगेंगे जो मैंने भोगा है। कमिश्नर के कहने से साही को छोड़कर सबको नंगा किया जाता है। करंट के तार युगी के हाथ में है, जो रिमांड रूम में रहते ही है। रिमांड चेयर पर बिठाकर युगी हल्का सा करंट आरिफ के गुप्तांग पर छुआती है। आरिफ दर्द से तड़पने लगता है। युगी जोर से हंसती है। क्यों, कहाँ गई मर्दानगी? और जोर से करंट का तार दोबारा उसके गुप्तांग पर छुआती है। आरिफ जोर से चीखता है और बेहोश हो जाता है। अब उसका गुप्तांग कभी काम नहीं करेगा। अब बारी है बूढ़े अब्बू की। करंट का तार देखते ही वो चीखने लगता है, बेटी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। लेकिन युगी कतई रहम नहीं करती, उसके गुप्तांग को भी बेकार कर देती है। दोनों चचा, मामू, फूफा, मौसा सभी का एक ही हश्र करती है। पूरे 7 दिन सभी का भयंकर टॉर्चर करती है। पाठक युगी से पूरी आपबीती जान चुका है, इसलिए वो किसी भी तरह युगी के अंदर भरे तेजाब रूपी सैलाब को बाहर लाना चाहता है। आज सभी की कोर्ट में पेशी है। गाड़ी से सभी को कोर्ट ले जाया जा रहा है। कोर्ट में इनकी कौम के बड़े बड़े पैरोकार इनकी पैरोकारी करने के लिए बैठे हैं। पाठक पर मिनिस्ट्री से भी दबाव बन रहा है। कमिश्नर एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रुकवाता है। दोनों गार्ड गाड़ी रुकते ही गाड़ी से उतर जाते हैं, क्योंकि सभी योजना के अंतर्गत हो रहा था। गाड़ी के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं। युगी फायर करती है। बिजली का तार टूटकर गाड़ी पर गिरता है। करंट पूरी गाड़ी में फैल जाता है। गाड़ी धू धू करके जल उठती है। सारे वहशी दरिंदे बंद गाड़ी में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। कमिश्नर युगी की पीठ थपथपाता है, रिवॉल्वर ले लेता है। युगी कमिश्नर अंकल के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। कमिश्नर इस तरह जलकर मरे लोगों की फाइल हादसा बनाकर फाइल करता है। छानबीन होती है। कमिश्नर पाठक को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन युगी की जिंदगी ने एक नई करवट ली है। युगी एक NGO चलाती है, जो लव जिहाद से पीड़ित लड़कियां हैं उन्हें न्याय दिलाने का और उनकी बेरंग जिंदगी में रंग भरने का काम करती है। युगी के पापा मम्मी भी उसका पूरा सहयोग करते हैं। युगी ने युग बदलना शुरू कर दिया। आप शुरुआत कब से कर रहे हैं? हमें लोग नहीं, उनकी सोच बदलनी है। शुरुआत अपनी सोच से करो, युग खुद ब खुद बदल जाएगा। इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नई सोच के साथ अपनी जिंदगी में खुश रहें। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।